Hi everyone, today I am discuss about dual nature of radiation and matter। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो रेडिएशन है यानी लाइट, उसके दो नेचर होता है। इससे पहले एक नेचर हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या रेडिएशन यानी लाइट का एक नेचर वेव नेचर भी होता है। देखो इसमें सबसे पहला टॉपिक है होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, रेडिएशन ड्वेल मींस दो नेचर होते हैं। मींस यहाँ पर रेडिएशन का मतलब होता है लाइट। रेडिएशन इसकी मीनिंग होती है आपकी लाइट। लाइट है, देखिए इसको दो नेचर है आपके। एक नेचर को हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला नेचर हम डिस्कस कर चुके हैं वेव नेचर। तो ये क्या होता है आपका वेव नेचर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं वेव ऑप्टिक्स में। और ये क्या है हमारा दूसरा नेचर है इसका पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर देखो लाइट जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ किससे, फोटो इलेक्ट्रिक हेल्प की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट का यानी रेडिएशन का। तो दूसरा इसमें एक टर्म्स आया है आपका मैटर। तो मैटर का देखो ठीक इसके अपोजिट जो मैटर होता है हमें पता है क्या है पार्टिकल। दो इसके भी दो नेचर हैं। एक नेचर तो हमें पता है, पहला क्या है इसका पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर है। तो दूसरा इसका वेव नेचर जो हम प्रूव करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरा क्या होगा इसका वेव नेचर। दूसरा क्या होगा वेव नेचर, जिसके लिए हम इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूव करेंगे यानी डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इसको भी प्रूव किया जा सकता है। मैटर के भी दो नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल्स, पार्टिकल तो होता है। अब हम यहाँ प्रूव करेंगे वेव नेचर। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यानी पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना होगा। सबसे पहले देखो इसमें पार्टिकल्स नेचर क्या है, लाइट है। पार्टिकल का लाइट का नेचर क्या है, पार्टिकल है। सबसे पहले ये हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था शायद, यानी जो लाइट है क्या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखो सबसे पहले इसमें हमने लाइट के बारे में स्टडी की थी यानी न्यूटन्स क्रपस्कुलर थ्योरी में। देखो न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट, देखो लाइट एक क्या है पार्टिकल है कहा था उन्होंने, यानी कब 1675 के आसपास। ठीक है, क्या कहा था न्यूटन ने, लाइट क्या है एक पार्टिकल है कहा था। लेकिन ये थ्योरी आपकी ज्यादा चली नहीं। देखो पार्टिकल कहा था, कौन से पार्टिकल कहा था इन्होंने, पार्टिकल तो कहा था जिन्हें क्या कहा था क्रपस्कुलर्स कहा था। पार्टिकल था जिन्हें हमने इन्होंने क्या कहा था क्रपस्कुलर थ्योरी, यानी किसकी हेल्प से क्रपस्कुलर थ्योरी, क्रपस्कुलर थ्योरी क्रपस्कुलर्स कहा था। और इसको एक्सप्लेन किया था अपने माध्यम से जो आप बाद में फेल हो गई थी, यानी क्रपस्कुलर थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा रे ऑप्टिक्स यानी YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट मॉडल पढ़ा था यानी 18th सेंचुरी के आसपास। तो इसमें क्या मिला था हमारे, तो इसमें था YDSE पढ़ी थी हमने यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहां से हमें क्या प्रूव मिला, लाइट क्या है वेव नेचर है। देखो इसमें हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। दूसरा पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। यहां से क्या पता चलता है आपका लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर है। लाइट वेव नेचर की है, ये प्रूव किया था हमने। इससे पहले जो चैप्टर है आपका क्या वेव ऑप्टिक्स में, वहां पर प्रूव किया था। फिर बाद में क्या हुआ 1905 में यानी 1900 to 1905 के आसपास इसमें क्या किया गया, जो फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया, तभी क्या कहा गया, लाइट क्या है, पार्टिकल है। तो इसमें क्या किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया। तो यहां से क्या कंक्लूजन लिया, लाइट क्या है, आपकी पार्टिकल है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे पहले देखिए, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आपका, वेल इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक यानी फोटोन के बारे में हमें जानकारी चाहिए। क्या किसे कहते हैं हम, फोटोन। देखो जब हम किसी सरफेस पर क्या करते हैं, देखो जब हम किसी सरफेस पर एनर्जी देते हैं तो वहां से, यानी सरफेस पर एनर्जी देते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इजेक्ट होते हैं। कब, वहां पर हम एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं, यानी एक फोटोन के फॉर्म में देते हैं। तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी रेडिएशन ऑफ लाइट, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ऑफ लाइट्स या लो वेवलेंथ ऑफ लाइट्स कह सकते हैं। इंसिडेंट इन ए मेटल सरफेस, कोई मेटल सरफेस है हमारे पास, ये मेटल सरफेस है, यहां पर क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। देखो यहां पर क्या होगी आपकी, कोई इंसिडेंट लाइट क्या करेंगे, कोई लाइट इंसिडेंट करेंगे, तभी यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे आपके। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है फोटोन के रूप में डालते हैं। तो सबसे पहले फोटोन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फोटोन किसे कहेंगे, देखिए फोटोन कुछ बहुत हम पढ़ चुके हैं शायद नीचे की क्लासों में। देखो फोटोन, देखो ये क्या है, लाइट कंसिस्ट ऑफ, यानी ये बंडल, हमने कहा था सबसे पहले कहा गया था कि जो लाइट है बंडल्स और पैकेट्स के रूप में। इससे पहले लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्या है, लाइट जो है कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल्स। देखो लाइट consist of a particle called photon। देखो यहां पर लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, लाइट जो है पार्टिकल्स है उसे हम फोटोन कहते हैं। सबसे पहले वेव पैकेट्स, ये भी कहा गया है कि ये लाइट है वेव पैकेट्स या बंडल्स के रूप में निकलती है। तो ये तो हमने प्लांक थ्योरी में पढ़ी थी। इसके अलावा आइंस्टाइन थ्योरी में क्या कहा गया था, जो एनर्जी पैकेट है, यानी जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट्स में, दो चीजें हैं आपकी। इसमें कहा गया था वेव जो है आपकी, क्या वेव पैकेट्स या बंडल्स भी कह सकते हैं, वेव पैकेट्स या बंडल की बात कर रहे हैं, बंडल के रूप में लाइट निकलती है। ये प्लांक थ्योरी में कहा गया था। बाद में आइंस्टाइन में उन्होंने क्या कहा, जो लाइट है आपकी किस फॉर्म में निकलती है, वो एनर्जी पैकेट्स या क्वांटा कहते हैं, जिसे हम फोटोन कहेंगे, एनर्जी पैकेट्स, जिन्हें हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटा कहते हैं, मींस बहुत छोटे। तो ये क्या कहलाते हैं, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। देखो लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, यानी ये क्या होती है, लाइट बंडल्स और पैकेट्स के रूप में निकलती है, जिन्हें हम एनर्जी पैकेट्स या क्वांटा कहते हैं। यानी इसको क्वांटम मैकेनिक्स से प्लांक की थ्योरी के हिसाब से लिखा गया। दूसरा है मास ऑफ फोटॉन्स is not defined in sense of Newtonian mechanics। जो आपका है दूसरा पॉइंट है, फोटॉन का मास डिफाइन नहीं किया गया है। मास is not defined in Newtonian mechanics। या क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं दिखाया गया। ओनली क्या कहा गया, द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो होता है, कहा था। ओनली यही दिखाया गया, ओनली द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो। यही फोटॉन क्या है, ये क्या है आपका, जीरो है। यही एक्सप्लेन किया गया है आपका।
जो एक्सीड मास करता है और मास कोई अननोन है, हर जगह अलग अलग होता है, तो ओनली जो रेस्ट में होता है वही मास क्या है आपका जीरो होता है, यही एक्सप्लेन किया गया। ऑल फोटोन ट्रेवल्स, जो भी फोटोन है आपकी, ये फोटोन की बात करते हैं, ऑल फोटोन ट्रेवल्स यानी स्पीड ऑफ लाइट्स से क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं ऑन फोटॉन्स, ट्रेवल विथ ऑन फोटॉन्स, ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, विथ स्पीड ऑफ लाइट। प्रत्येक फोटॉन्स इस स्पीड से क्या करता है, ट्रेवल करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या करता है, वो एयर या वैक्यूम में क्या करता है, ट्रेवल करता है। फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर, ये क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर। देखो फोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, ठीक है। Each photon has definite energy, इसके पास क्या होता है, प्रत्येक फोटॉन के पास क्या होती है, डेफिनिट एनर्जी होती है, डेफिनिट एनर्जी। ये हम डिस्कस कर पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में। ये क्या होती है, डेफिनिट एनर्जी एंड डेफिनिट मोमेंटम होता है, एंड मोमेंटम, मोमेंटम देखो E इज इक्वल टू होता है hc/λ, या इसको हम लिखते हैं क्या, hf, कहीं कहीं hf की जगह hν भी लिखा रहता है, तो ये एनर्जी होती है hf, ठीक है। यहां पर क्या होता है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, वेयर h इज इक्वल टू क्या है आपका, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। ये प्लांक कांस्टेंट है। यहां से हम प्रत्येक फोटॉन की क्या होती है, डेफिनिट एनर्जी होती है, और प्रत्येक फोटॉन्स का डेफिनिट क्या होता है, मोमेंटम होता है, p = h/λ, p = h/λ। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल कोलिजन्स बिटवीन फोटॉन एंड मैटर पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है फोटॉन का, ऑल जो पार्टिकल्स हैं आपके, ऑल कॉलिजन्स हैं, कॉलिजन मींस टकरा रहे हैं आपके, ये 6 पॉइंट है, ऑल कॉलिजन्स बिटवीन फोटॉन एंड मैटर, मींस ये मैटर है, यहां से यहां पर टकरा रहे हैं, ऑल कॉलिजन्स बिटवीन फोटॉन एंड कॉलिजन। कॉलिजन क्या होते हैं, ये होता है कॉलिजन्स, सॉरी, ये ऑल कॉलिजन बिटवीन फोटॉन एंड मैटर की बात करते हैं। मैटर मींस, ये कॉलिजन मींस टकरा रहे हैं इस सरफेस में। मैटर पार्टिकल जो भी है, मैटर पार्टिकल आर, मैटर पार्टिकल आर क्या होंगे, इलास्टिक होंगे, परफेक्टली इलास्टिक होंगे। ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब यहां पर होगा मोमेंटम और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होगा, और इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा इक्वल होगा, और कॉलिजन से पहले एनर्जी और कॉलिजन के बाद की जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी। तो इसे हम कहेंगे ऑल कॉलिजन्स बिटवीन फोटॉन एंड मैटर पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। देखो, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर हम इंटेंसिटी क्या कर रहे हैं, रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, फोटॉन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। देखो इंटेंसिटी है, देखो इसकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन भी क्या होंगे आपके, इंक्रीज होंगे। फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन भी क्या होंगे आपके, इंक्रीज होंगे। देखो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, देखो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होगी, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन डज नॉट चेंज। लेकिन प्रत्येक फोटॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी, बट
एनर्जी ऑफ each photon does not change, ये ऐसा नहीं होगा। तो ये फोटॉन है जिसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो है फोटॉन के बारे में। देखो इसके बाद कुछ टर्म्स और आ रहे हैं इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या वर्क फंक्शन की बात करते हैं। किसे कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वर्क फंक्शन। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वर्क फंक्शन, इसी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं हम जानते हैं, इसी में वर्क फंक्शन एक टर्म मिलेगा आपको। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, या इसी के अंदर हम पढ़ेंगे वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई और डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो कोई क्या है, मेटल सरफेस है, क्या है, कोई मेटल सरफेस है आपका। देखो ये क्या है, हमारा मेटल सरफेस है, मेटल है, कोई बॉडी है। तो जो मेटल है इसमें क्या एटम से मिलकर बना होगा। जो एटम न्यूक्लियस से क्या होता है, एटम का क्या होता है, अपना अपना न्यूक्लियस होता है भाई। एटम की क्या होता है, अपना अपना न्यूक्लियस होता है। यानी हमने कहा ये एटम से यानी पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रत्येक एटम का न्यूक्लियस होता है। देखो न्यूक्लियस के चारों ओर, ये देखो न्यूक्लियस पर क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं। देखो जो न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर इस न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होता जाता है। क्या होता है, उन पर इस न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होता जाता है। यानी जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं उन पर, इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होता जाता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उस पर सबसे कम होगा। जैसे ही हम इसको एनर्जी देते हैं, जैसे ही हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये क्या होते हैं, फ्री हो जाते, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, फ्री हो जाती है। ठीक है, इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है करस्पॉन्डिंग एटम को छोड़ देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इस पूरे मैटर को छोड़ देता है, यानी थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो इस एटम को छोड़ देता है। यानी तब क्या रहता है, इस न्यूक्लियस का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को छोड़ देता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग जिस न्यूक्लियस में, जिस एटम में है, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, इस एटम को छोड़ देता है। ठीक है, तो इसको छोड़ देगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये कहां पर, ये क्या करेगा, इस मेटल के अंदर जो बाउंड्रीज है के अंदर फ्रीली रूप क्या करेगा, मूवमेंट करते रहता है। यानी जब ये एटम्स से निकला तो इस मेटल के अंदर, इस मैटर के अंदर ये फ्रीली मूवमेंट करने लगता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टर की बाउंड्री को छोड़कर बाहर नहीं जाता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर की बाउंड्री को छोड़कर तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फ्रीली मूवमेंट कर लेगा। एटम को छोड़ दिया उसने, क्या किया, एटम को छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि क्या है, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं, इनको अपने साथ बांधे रखते हैं, इनको इस बाउंड्री को छोड़ने नहीं देते हैं। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस मैटर इस कंडक्टर को छोड़ के चले जाए। एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस मैटर की बाउंड्री, इस मेटल या इस कंडक्टर की बाउंड्री को छोड़कर चले जाए। यानी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो किसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर से फ्री करने के लिए, अब कंडक्टर से फ्री या मेटल से फ्री करने के लिए हमें
जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट, अब मैं ये नहीं कर रहा हूं एटम छोड़कर, नहीं कर रहा हूं, इस मैटर को छोड़कर जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शंस। इसे हम फाई या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एनर्जी डालते हैं, ये बाहर निकलते हैं, ये एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स के टर्म्स में एनर्जी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं, जब एनर्जी उसी कंडीशन से मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकल सकते हैं। देखो क्या होगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy required to eject, minimum amount of energy required to eject an electron from metal surface, an electron from metal surface, metal surface is called work functions, is called क्या, work function, it is denoted by phi over w। ठीक है, मेजर किया जाता है इसको जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करेगा आपका, ये डिपेंड्स होता है आपका, डिपेंड्स किस पर डिपेंड करेगा, ये डब्ल्यू, और देखो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, यानी वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मेटल, नेचर ऑफ मेटल। देखो नेचर ऑफ द मेटल मींस उस मेटल में कितनी इंप्योरिटी है, यानी इस इंप्योरिटी पर डिपेंड करेगा। यानी नेचर ऑफ द मेटल्स मींस जैसे हम उस सरफेस पर कितनी इंप्योरिटीज है इस पर भी डिपेंड करेगा। देखो अब एक ही मेटल के लिए वर्क फंक्शंस क्या होता है, डेफिनेट होता है। जैसे एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन फिक्स होगा, दूसरे के लिए कुछ और होगा, तो अलग अलग मेटल के लिए हम वर्क फंक्शंस लिख सकते हैं। देखो वर्क फंक्शन और मेटल की बात करते हैं, प्रत्येक मेटल का वर्क फंक्शन अलग होता है और वो डेफिनेट होगा, मींस निश्चित होगा। देखो यहां पर हम मेटल नेम लिख रहे हैं, मेटल नेम, और यहां पर वर्क फंक्शन फाई लिख दिया। देखो सीजियम की बात करते हैं, सीजियम है, इसका वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन है, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूं, या इसको हम डब्ल्यू भी कह सकते हैं, डब्ल्यू या वर्क फंक्शन। सीजियम है, इसका वर्क फंक्शन होता है 2.14, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसको, 2.14। इसके अलावा पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम है, इसका वर्क फंक्शन कितना होगा भाई, पोटेशियम है वर्क फंक्शन 2.2 के आसपास होगा, पोटेशियम है 2.2। ऐसे सोडियम है मेटल्स, इसका वर्क फंक्शन कितना होगा 2.75। ऐसे हम कैल्शियम की बात करते हैं 3.2, कैल्शियम की बात है 3.2। प्रत्येक मेटल का अलग अलग क्या होता है, लेड है 4.25, पीबी है 4.25। ऐसे हम बहुत सारे कॉपर है 4.65, कॉपर है 4.65। ऐसे प्रत्येक मेटल का क्या होता है आपका अलग अलग वर्क फंक्शंस होता है। देखो अब देखो ये वर्क फंक्शंस, इफ वी सप्लाई, हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एनर्जी मींस सप्लाई कर रहे हैं। देखो कब यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, देखो जो गिवन एनर्जी है
किसी सरफेस से कब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, कब इलेक्ट्रॉन्स मेटल उस कंडक्टर या उस मेटल के सरफेस को छोड़कर बाहर जाएंगे, इजेक्ट होंगे। देखो जब इनको जो गिवन एनर्जी है ई क्या है, यहाँ पर गिवन एनर्जी हम क्या दे रहे हैं फोटोन के रूप में, ई दे रहे हैं हम। ई क्या है, गिवन एनर्जी है सरफेस, गिवन एनर्जी ये है ई। वर्क फंक्शन है आपका क्या, वर्क फंक्शन क्या है, ई अगर क्या है ग्रेटर देन 5 है तभी क्या हो सकता है आपके यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, इजेक्ट हो सकते हैं। तभी इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होंगे आपके इजेक्ट होंगे, यानी इस सरफेस से इजेक्ट होंगे। यानी ई क्या है, गिवन एनर्जी, अगर गिवन एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो तभी क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मे कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी यहां से क्या होंगे मेटल सरफेस से इजेक्ट होंगे। तो इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन ये पूछा नहीं जाता, हल्का है आपके उसमें। देखो अगर किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों की जो इमिट होने की जो घटना है, इवेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, अगर किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों के इमिट होने की जो घटना होती है, इमिशन होता है, ये हमने एनर्जी दी, तो वो क्या कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉन्स इमिशन कहलाती है। देखो रूम टेम्परेचर पर, यानी नॉर्मल्स, रूम टेम्परेचर पर की बात, रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं। रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इतनी नहीं होती है वो अपने मेटल सरफेस को पार कर सकें। यानी नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनसे अलग हो सके, या उनके जो अट्रैक्टिव फोर्स है उनके अपोज करके उस मेटल सरफेस को क्या कर सकें, मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल सकें। तो अतः इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम, मेटल से क्या करते हैं, मेटल से इजेक्ट करने के लिए, इमिट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी, एनर्जी चाहिए जिसे हम क्या करते हैं, वर्क फंक्शन। अगर ये एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं, आपकी इस मेटल सरफेस को इजेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए अलग अलग क्या है, मेथड्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने के लिए अलग अलग मेथड हैं। पहला है आपका थर्माइनिक इमिशन, पहला अलग अलग है, थर्माइनिक इमिशन। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी मेटल को हीट करते हैं। भाई इस मेटल है, ये मेटल है, इसमें क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसको हमने क्या किया, हीट किया। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करते हैं तो ये हीट को ऑब्जर्व करेगी, और जो क्या करते हैं, किसी मेटल को हम हीट करते हैं तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और उसका जो सरफेस रेजिस्टेंस है, जो उसका क्या है, सरफेस रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, पार कर देते हैं। सरफेस रेजिस्टेंस, जो इसका जो रेजिस्टेंस है, जो इनको नहीं जाने दे रहा है, जैसे ही हम हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन हीट को ऑब्जर्व करेंगे और इस सरफेस रेजिस्टेंस को उस एनर्जी से क्या करते हैं, पार करके इमिट होते हैं। तो इस घटना को कहते हैं, तो यहां से क्या आएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। जैसे ही हमने हीट किया तो इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, इस एनर्जी को ऑब्जर्व किया और ये सरफेस रेजिस्टेंस को पार करके इमिट होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, थर्माइनिक इमिशंस, या इसे हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे थर्माइंस कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं आपके, इसको कहते हैं थर्माइंस।
क्या कहेंगे इसको, थर्मोआयंस कहेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस। दूसरा पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। दूसरा इमिशन की मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो उससे मिलता जुलता है। जैसे क्या होती है आपकी, कुछ मेटल क्या होते हैं, बेस मेटल होते हैं, ऐसे जो क्या होते हैं आपके लाइट की कंडक्टर होते हैं, अर्थात इनके सरफेस पर हम एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी यानी उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, डालते हैं। कोई मेटल है तो लगभग क्या होते हैं, बेस मेटल होते हैं, वो कंडक्टर के क्या होता है, लाइट के कंडक्टर होते हैं, और इनके सरफेस पर हम क्या करते हैं, कुछ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की क्या डालते हैं, लाइट डालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होता है, ये लाइट डाली हमने यहां से डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से, तो ये इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये एनर्जी क्या की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, और ये ऑब्जर्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस सरफेस रेजिस्टेंस को कम करके इस सरफेस से इमिट होते हैं। तो इस सरफेस रेजिस्टेंस को कम करके इस सरफेस से क्या होते हैं, इमिट होते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, ये तो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। नेक्स्ट है फील्ड इमिशन। क्या है, फील्ड इमिशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फील्ड इमिशन। देखो फील्ड इमिशन, देखो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हम इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकते हैं। कोई ये क्या है आपका मेटल है भाई, कंडक्टर है, इसको हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। क्या रखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मींस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, ऐसा होगा भाई, ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फील्ड इमिशन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा यहां पर, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो क्या होंगे इस कंडीशन में, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके, इमिट होंगे। देखो जब हम इस सरफेस को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस सरफेस रेजिस्टेंस को कम करके यहां से इमिट होते हैं। तो इस इवेंट को हम कहते हैं फील्ड इमिशंस। क्या कहेंगे, फील्ड इमिशन कहते हैं। तो ये तो मेथड, इसके अलावा एक और होता है सेकेंडरी इमिशंस। लास्ट टॉपिक है सेकेंडरी इमिशंस, यानी मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशंस की क्या क्या मेथड है। एक और लास्ट बच जाता है, पूछा तो नहीं जाता, सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, देखो जब हम क्या करते हैं बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल सरफेस में, यानी एक बीम टाइप के रूप में। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहां से हम इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कर रहे हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिट होते हैं। देखो हमने क्या कहा, जब हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जब किसी पृष्ठ पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जिससे उनका इमिशन होने लगता है। तो इस इवेंट को हम कहते हैं सेकेंडरी इमिशंस। ठीक है, इस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनों के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, ये अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफर कर देती है और यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिशन होने लगते हैं। तो इस इवेंट को कहते हैं सेकेंडरी इमिशंस।
क्या कहेंगे, सेकेंडरी इमिशन।